हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। वीडियो है ये। इसमें पॉइंटर, जीएस पॉइंटर के रूप में इसमें सारे टॉपिक कवर किए हैं, जैसे यूरोपियन कंपनियों का आगमन और आपका ब्रिटिश साम्राज्य, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक आपके हैं सभी आपको पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं यूरोपियन कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा कालीकट तक पहुंचा कब? 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया जमेरन ने। ये समुद्री यात्री हैं और ये इनके देश हैं। ये सम्मिलित करने के लिए आता है, तो आप इसको देख लीजिए, ये बिल्कुल सही है। वास्को डी गामा पुर्तगाल से था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से था, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से थे, तस्मान हॉलैंड के थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली और श्रीराम फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी उसका नाम था हुगली। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। ये जो दिया हुआ है वो सही कथन है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन कंपनी, यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। ठीक है, पांडिचेरी पे सबसे पहले किसने कब्जा किया था? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा पुर्तगालियों ने बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नोक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में ये जो दिए हुए कथन ये सारे सही हैं। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में बनाया। पूर्वी भारत में यानी कि ईस्टर्न इंडिया में बंगाल की तरफ अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और उसके बाद डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? डच थे। सही कथन जो दिया हुआ वो यहाँ पर दिया हुआ डचों के बारे में दिया हुआ है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और उन्होंने आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स निर्माण मतलब उसको फोर्ट विलियम्स वहाँ पर बनाया था। किसने? डचों ने, पुर्तगालियों को हराने के बाद। कहाँ बनाया? कोचीन में। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज। ये जो दिए हुए हैं पॉइंट्स ये सारे सही हैं। क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना बहुत कम थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव भी था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था वे उनकी सेवा में लग जाते थे। तो यही था सफलता का राज। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किससे मिला था? लीवेंट कंपनी को। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार किसको मिला था? लीवेंट कंपनी को। इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, कौन था? जहांगीर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ की थी? सूरत में। वह अंग्रेजी अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, थॉमस वेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई लिया था। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, सर जॉन चाइल्ड। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? क्यों हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध? तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के जहाज़ों के अधिग्रहण की वजह से हुआ था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। उसके बाद ये देखिए, ये जो दिए हुए कर्नाटक युद्ध, प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? एक्सला चैपल की संधि हुई थी। और उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था उसका कोई डिसीजन नहीं आया था, अनिर्णायक था वो। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से उसका समाप्ति हुई और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। उसके बाद देखिए, प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने
भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। कौन था? डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना कहाँ पर लगाया? फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी कहाँ? किसके कार्यकाल में हुई थी? लुईस 14वें के कार्यकाल में स्थापित की गई थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको माना जाता है? कॉलबर्ट को। बंगाल में डचों के द्वारा स्थापित किया गया कारखाना था चिंसुरा में। उसके बाद फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। दक्कन में फ्रांसीसी जो है असफल रहे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की फौज बहुत शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम क्या है? सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो देखिए, सबसे पहले जो पांडिचेरी में किसका राज था? फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच जो आर्मी थी उनका पूरा वहाँ पर राज था। गोवा में पुर्तगाली थे, ट्रांकेबाल में डैनिश थे और मद्रास में डच थे। और उसके बाद यूरोपियों में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। कौन था? मुर्शीद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ। किसमें? प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकर्क रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले और लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ पर है? बंगाल में है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी था मीर कासिम। सबसे निर्णायक युद्ध जिससे अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया गया वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी से जाती है बक्सर के युद्ध से। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किससे प्राप्त हुई थी? शाह आलम द्वितीय से। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी थी? मुगल सम्राट ने दी थी। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी के अधिकार दिए गए थे वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। उसके बाद सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। कब? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया। किसे? मोहम्मद रजा खान को। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश को सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आई वह कौन थी? खासी। उसके बाद 18वीं शताब्दी में भारत में जो लड़े गए युद्ध थे उनका कालक्रम यहाँ पर दिया हुआ है। तो अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवाश युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध, तो ये अरेंज करने के लिए आ सकता है। उसके बाद वांडीवाश युद्ध कब हुआ था? 1760 में। इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। में मीर कासिम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में था। वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध था ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद चिलिया वाला युद्ध में डलहौजी के विरुद्ध कौन थे? सिख। खुर्दा का युद्ध में निजाम के अगेंस्ट में कौन थे? मराठे। और उसके बाद भारत में अंग्रेजों का विरोध किसने किया था? मराठाओं ने किया था सर्वाधिक विरोध। क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर से रिलेटेड पॉइंटर है यहाँ पे। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रणजीत सिंह संबंधित थे सुकर चकिया मिशल से और महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं और इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये किसने कहा था? महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह और सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह।
पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा और वे कभी रूस नहीं गए थे। उसके बाद 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषदों के सदस्य थे। जो परिषद बनाई गई थी उसमें 3 सदस्य थे, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेविन मानसेल। उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। ये 1766 से 59 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद ब्रिटिश जनरल हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में किसने हराया था? सर आयरकूट ने। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास को स्थापित किया था टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पे हराया था? पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के युद्ध में मारे गए थे। कब? 1799 में। उसके बाद कुछ ये सुमिलित है। प्रथम आंग्ल युद्ध, मैसूर युद्ध, हैदर अली विजित हुआ था, यानी कि उनकी जो विक्ट्री हुई थी। और सेकंड जो हुआ था मैसूर युद्ध, इसका कोई रिजल्ट नहीं था। थर्ड जो था टीपू सुल्तान युद्ध में हार गया था और उसने अपना कुछ भूभाग अंग्रेजों को दिया था। चतुर्थ जो था यानी कि फोर्थ जो मैसूर आंग्ल युद्ध था उसमें टीपू हार गए थे और फिर युद्ध के मध्य उनका देहांत हो गया था। ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। वो कहाँ पर है? सरधना में। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह के बारे में दिया हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित की हुई हैं और आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित की तत्वों को संस्कृत में वहां पर अनुवाद करवाया है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। सही कथन और अगर पूछे जाते हैं तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला की हार जो हुई थी उसके लिए सबसे बड़ा कारण कौन था? मीर जाफर। उसके बाद गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में दिया हुआ है। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग ने द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने द्योती के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समुद्र क्षेत्र जोड़ा, यानी जो समुद्र एरिया था उसको भी उन्होंने जोड़ दिया था। ये कुछ उनके अच्छे कार्य यहाँ पर दिख रहे हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित किससे है? वॉरेन हेस्टिंग से। बंगाल में द्वैध प्रशासन डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा दर्ज है कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसिद्ध व्रत सिविल सेना यानी कि कोवेनेंट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है, किसने की थी? कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर में है। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय ने। लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? पेशवा बाजीराव। सहायक संधि को क्रियान्वित किसने किया था, यानी उसका एग्जीक्यूशन किसने किया था? लॉर्ड वेलिजली ने। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम थे। और उसके बाद हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया में लॉर्ड वेलिजली ने सहायक संधि करने वाले राज्यों का कालक्रम जो है वो हैदराबाद, उसके बाद मैसूर और उसके बाद अवध और उसके बाद सिंधिया। संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब। यदि प्रश्न में वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पूछे तो हैदराबाद होगा। ठीक है, वेलिजली के साथ किसने किया था? तो वो हैदराबाद होगा। और अगर
पूछे कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वो अवध का नवाब होगा। ठीक है, दोनों ही अलग है। उसके बाद हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? इंदौर के होलकर ने। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था किसने? लॉर्ड वेलिजेरी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुता को स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जिसने भारत में ब्रिटिश जो है अपना परचम लहरा रखा था, कौन थे? लॉर्ड वेलिजेली। यानी कि नेपोलियन के समकालीन कौन थे? लॉर्ड वेलिजेली। ओंगल नेपाल युद्ध किसके शासन में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध के टाइम पे थे, जो सारे गवर्नर के नाम दिए हुए। लॉर्ड हेस्टिंग ओंगल नेपाल युद्ध के टाइम पे थे। लॉर्ड वेलिजेली के टाइम पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग थे। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे, कब? 1820 से 1827 ईस्वी तक। उसके बाद तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित हैं, ये थे लॉर्ड कार्नवालिस। ठगों का दमन किससे संबंधित है? कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा किसने बंद कराई थी? बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त किया गया था? 1829 में। बंगाल से दासों के निर्यात को किसने रोका था? रोका गया था, वो कौन सा सन था? 1789, 1789। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कुप्रशासन के कारण हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, वो था 1856 में। अब आप यहाँ देखिए जो विलय हुए हैं उनके डेट्स दिए हुए हैं। 1849 में पंजाब का विलय हुआ है, और उसके बाद 1848 में सतारा का, उसके बाद 1856 में अवध का विलय, 1855 में करौली का विलय हुआ है। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति को नियोजित किया और क्रियान्वित किया, दिए थे डलहौजी। शासन के दौरान झांसी, संबलपुर, सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले सतारा, संबलपुर और झांसी। अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी लॉर्ड एलन बरो के समय। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था, कब? 1843 में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उस समय अवध ब्रिटिश का रेजिडेंट था जेम्स आउटरम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के द्वारा बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे और ठाणे के बीच में। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में रखी गई थी। वह कंपनी जिसने भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। विधवा विवाह को पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया? 1858 ईस्वी की साम्राज्ञी की घोषणा की। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किसने किया गया? कब? 1858 ईस्वी में। उसके बाद वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया वो थे लॉर्ड एलन बरो। उसके बाद लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या क्या किया? वेलिजेली ने इनके बारे में दिया। लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त स्थापित किया, वेलिजेली ने सहायक संधि करवाई, डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत दिया और कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के टाइम पे वो थे। और उसके बाद हेस्टिंग
के टाइम पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में का 17वां रेगुलेशन करवाया। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया गया था कब? 1818 में। उनका संबंध निष्क्रियता से है। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, डलहौजी का अवध का विलय और लॉर्ड वेलेजली का संबंध है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। डलहौजी का अवध का विलीनीकरण यानी कि उसके जो अवध का विलय हुआ था उससे संबंध है। लॉर्ड डफरिन का जो संबंध है वो भारतीय कांग्रेस की स्थापना से है। विलियम बेंटिक जो है चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, इनका संबंध बेंटिक का इससे है। उसके बाद लॉर्ड लिटन, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ इन्हीं के समय पे हुआ था। वह गवर्नर जनरल जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था, जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुशासन किसने किया था? उससे करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा कौन था? सबसे कम वायसराय रहने वाले लॉर्ड लिथिंगो, लॉर्ड कर्जन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। इल्वर्ट विल विवाद का संबंध किससे है? यूरोप के लोगों के मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाने से संबंध है इल्वर्ट विल का। महिलाएं और बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने के लिए स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहण किसने लागू किया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था ये। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। उसके बाद क्लाइव के टाइम पे बंगाल में दोहरा शासन चला था, बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया गया था। उसके बाद चार्ल्स मेडकॉफ का संबंध प्रेस पर प्रतिबंध हटाने से है। चार्ल्स विलियम बेंटिक का संबंध सती प्रथा से है और उसके सती प्रथा इन्होंने बंद करवा दी थी लॉर्ड रिपन के द्वारा स्वायत्त शासन। और उसके बाद लॉर्ड कर्जन का संबंध बंगाल का विभाजन से है। पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो था वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। भारत में कर्जन के कुशासन की तुलना औरंगजेब से की गई थी, ऐसा किसने कहा था? जीके गोखले ने कहा था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन वायसराय का कार्यक्रम था। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन और उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड, उसके बाद इरविन। फूट डालो राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए, ये सारा कार्य किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का संबंध डलहौजी से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन से। इल्वर्ट विल रिपन से। ठगी विलियम बेंटिक से। रिंग फ्रेंच नीति वॉरेन हेस्टिंग से। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। चूक का सिद्धांत किसके संबंध है? और हड़प नीति डलहौजी से। बंगाल का विभाजन का संबंध लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के टाइम पे और उसके बाद सामाजिक सुधार किसने किया था? बेंटिक ने। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी चार्ल्स कार्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। होम चार्जेस वह निधियां जो होम चार्जेस की संगठन थी। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि।
हम करेंगे 1857 की क्रांति। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलने वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। कब? 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप और संदेह। मंगल पांडे घटना कहाँ हुई? बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे कहाँ के? 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहिब आलम बहादुर का खिताब किसको दिया था? बख्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उससे वो राजी नहीं थे, जितने भी सैनिक थे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? मेरठ से हुई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनर्अधिकार प्राप्त किया। सबसे पहले कहाँ किया? दिल्ली। स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ पर है? वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली के थे खान बहादुर। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसका? ह्यूरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, अवध से थी। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? नाना साहेब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान और तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों के द्वारा बंदी करवा दिया गया, मार दिया गया, तो कौन था जिसके मित्र ने उसे धोखा दिया? तात्या टोपे को। तो तात्या टोपे के जो 1857 की क्रांतियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था वो तात्या टोपे थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह कहाँ से थे? वो बिहार से थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई ये 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक रहा। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों को नेतृत्व किया वो कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच और आउवा में से राजस्थान की 1857 क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था? जयपुर नहीं था। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 क्रांति में अंग्रेजों ने संघर्ष किया। इनमें से किसने संघर्ष किया अंग्रेजों के साथ? शहादत खान ने। शाह, मौलवी इदा-उल्लाह और खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था किसने? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था। किसका संबंध नहीं था? ऊधम सिंह का। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजा और राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। किसने? साहूकार और जमींदारों ने। झांसी, चित्तौड़गढ़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था वो चित्तौड़ था। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग कौन सा था? मुंगेर जो है वो उससे अप्रभावित था, उस क्रांति से।
उसके बाद कौन कौन कहाँ से था? 1857 की क्रांति में बख्त खां जो थे वो दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला अवध से थे, कुंवर सिंह आरा और नाना साहेब कानपुर, झांसी से लक्ष्मीबाई और कानपुर लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह, नाना साहेब कानपुर से थे, नवाब हमीद अली खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला खां लखनऊ और आपका मनीराम दीवान असम से थे। तो ये हमने कुछ देखे हैं नाम कि 1857 के समय कौन कहाँ से था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था जॉन बेनेट हैरिसे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पाल्मस्टन। 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा? क्योंकि संगठन नहीं था, योजनाएं नहीं थी सही, इस वजह से ये असफल रहा। राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया था। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। जनरल नील और मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस ने ये 1857 क्रांति समय अपना जो है उनकी डेथ हो गई थी कहाँ? लखनऊ में। उसके बाद है कथन। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण ये था कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग भी नहीं मिला। कई सारे कारण थे, उनमें से एक ये भी था, जन सहयोग नहीं मिला। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासकों ने उनका साथ नहीं दिया। तो कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और कारण कथन का स्पष्टीकरण करता है। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी किसने? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। वी.डी. सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है? एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो ये आर.सी. मजूमदार का था। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 में की थी। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। रियासतें जो थी उसकी हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया। और उसके बाद महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य ये था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज व नव संगठन से संबंधित है। तो ये पील आयोग जो है वो आपका भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से चयन किया था? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट है जन आंदोलन। 1857 के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी आंदोलन हुआ।